हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरे सभी टीजीटी पीजीटी ग्रुप भाइयों से अनुरोध है कि आज मैं एक वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ स्पेशली फॉर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए, और इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने भी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी की थी वो मेरे कुछ पर्सनल नोट्स थे और उन्हीं से तैयारी की थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो भाई पीजीटी टीजीटी में सेलेक्ट हो गए हैं उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो भाई अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनकी अगर मैं किसी तरह से अपने नोट्स के थ्रू हेल्प कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य होगा। तो आज मैं टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ अपने नोट्स जो मैंने प्रिपेयर किए थे उनको आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। तो 2011 में अगर हम टीजीटी का पेपर हमें सबको हमने दिया होगा तो हमें याद है कि 2011 में बहुत सारी डेफिनेशन पूछी थी। तो इसलिए पहले तो इससे पहले कभी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं आती थी, लेकिन 2011 में जब डेफिनेशन आई हैं तो सिंपल सी बात है, हमें डेफिनेशन भी तैयार करनी पड़ेंगी। तो कुछ डेफिनेशन की मैंने ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश की थी और आप लोग को भी मैं शेयर करता हूँ। आप लोग को अगर उससे हेल्प मिले तो आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम अकाउंटेंसी में कुछ लेकर चलते हैं। तो अकाउंटेंसी में पहला हमारा आता है पुस्तपालन, यानी कि बुक कीपिंग की कुछ मैंने डेफिनेशन लिखी हैं। तो बुक कीपिंग की जैसे पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है, पुस्तपालन व्यवसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने की कला है। ये कहा था स्पाइसर एवं पैगलर ने। दूसरी डेफिनेशन है, पुस्तपालन सौदों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर लिखना है। ये रोलैंड ने कहा था। इसके बाद आता पुस्तपालन का आशय हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या माल के हस्तांतरण से संबंधित सभी व्यापारिक सौदों का लेखा करने की कला एवं विज्ञान है। ये कॉर्टर ने कहा था। फोर्थ आती है आपकी व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला पुस्तपालन है। ये बॉटली बॉय ने कहा था। अब इसे हम थोड़े से कुछ वर्ड को पकड़ते हैं जिससे हमें एग्जाम में, क्योंकि हमें डेफिनेशन लिखनी नहीं होती, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो वहाँ पे हमें पहचाननी होती है। तो कुछ वर्ड को हम अगर लिंक कर लें तो ईजिली हम वहाँ पर पहचान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली डेफिनेशन जो स्पाइसर एवं पैगलर की थी उसमें था व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया व्यावसायिक तथा अन्य सौदों को मुद्रा। ये ये वर्ड अगर कहीं पर आपको मिले तो आप स्पाइसर एवं पैगलर की डेफिनेशन पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकंड में कुछ निश्चित सिद्धांतों। अगर कुछ निश्चित सिद्धांतों की बात कही जाए तो ये रोलैट की डेफिनेशन है। इसके बाद अगर नेक्स्ट डेफिनेशन में देखें, बाकी तो कुछ वर्ड मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड जो है मुद्रा या माल का हस्तांतरण, ये इन चारों डेफिनेशन में कहीं नहीं आया था। तो मुद्रा एवं माल के हस्तांतरण तो कॉर्टर ने कहा था। इसके बाद आता है व्यावसायिक सौदे निश्चित पुस्तकों, यानी कि व्यावसायिक सौदों निश्चित पुस्तकों। तो ये वर्ड जैसे व्यावसायिक सौदे इसमें नहीं है, इसमें अन्य व्यावसायिक तथा अन्य सौदों के रूप में लिखना। तो इसमें व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों, तो व्यापारिक सौदों या व्यावसायिक सौदों को निश्चित पुस्तकों, तो ये बॉटली बॉय हो गया आपका। इनसे हम डेफिनेशन को ईजिली पकड़ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ चीज़ें और मैं बेसिक नॉलेज आपको अकाउंटेंसी में जो हमारे लिए कई क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं उनको ही बता देता हूँ। बुक कीपिंग एवं दोहरा लेखा प्रणाली के प्रारंभकर्ता अगर कहें तो ये लुकास पेसियोली थे। ये कौन थे? लुकास पेसियोली। यानी कि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक फादर होता है, तो हमारे अकाउंट्स या बुक कीपिंग के भी जो फादर थे वो कौन थे? लुकास पेसियोली, क्योंकि इन्हीं को इसका प्रारंभकर्ता माना जाता है। इसके बाद आता पुस्तपालन, यानी कि बुक कीपिंग का प्रारंभ कब हुआ था? 1494 में हुआ से माना जाता है। और पुस्तपालन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये इटली के वेनिस नगर से हुआ था। लुकास पेसियोली की बुक का क्या नाम था? इनकी बुक का नाम था डी कंप्यूट
सेट स्क्रिप्चरिस, ये इनकी बुक का नाम था, याद रखें, ये कभी कभी बुक आ जाता है। इसके बाद देखिए कुछ मैंने आपकी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को लिखा है यहाँ पर। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी कभी कभी पूछ लेता है, उसका सीक्वेंस की पहले क्या आता, पहले क्या आता। तो यहाँ पर देखें प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन, जब भी अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट तभी होगा जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई लेन देन करना, और कोई भी लेन देन करने के लिए कम से कम 2 पर्सन होना ज़रूरी है, जिसमें एक रिसीवर होता है और एक गिवर होता है। जब 2 पर्सन है तभी वो ट्रांजैक्शन होगा वहाँ पे, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब ट्रांजैक्शन के भी अगर टाइप्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक कैश ट्रांजैक्शन होता है, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, एक ही वन टाइम ट्रांजैक्शन होता है कि आज हमने किसी से 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया और 50,000 रुपीज़ उसको तुरंत दे दिए, तो इसे हम कहेंगे कैश ट्रांजैक्शन। आज हमने 50,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया बट उसका पेमेंट हमें आफ्टर सम टाइम पेमेंट करना, तो एक तो आज गुड्स परचेज़ करने के टाइम पर ट्रांजैक्शन हुआ है, और दूसरा ट्रांजैक्शन होता है जब हम उसको पेमेंट देंगे। पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है या वन टाइम में भी हो सकता है। वन टाइम में दिया तो 2 बार ट्रांजैक्शन हो गया, इंस्टॉलमेंट में दिया तो मैनी टाइम्स भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ पर जब ट्रांजैक्शन होता है तभी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस आगे बढ़ती है, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो हमें कोई अकाउंटिंग प्रोसेस की नीड नहीं होती। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में ट्रांजैक्शन के बाद जो आता है वो आता है हमारा जर्नल। क्या आता है, जर्नल। जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं, इसे प्रारंभिक लेखा बही भी कहा जाता है। तो जर्नल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा, जर्नल रोजनामचा, रोजनामचा का मतलब है डे बुक या पर डे, डेट वाइज डेट जिस बुक में हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जर्नल कहेंगे। अब जर्नल के बाद आता है लेजर, नेक्स्ट प्रोसेस। तो लेजर क्या होता है कि जर्नल में डेट वाइज डेट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज कर लीजिए 1 जनवरी को हमने परचेज़ किया तो 1 जनवरी को रिकॉर्ड था, फिर हमने 5 जनवरी को किया, फिर 10 जनवरी को किया, फिर फरवरी में किया, मार्च में किया, अप्रैल में। ऐसे हमारी परचेज़ की ट्रांजैक्शन बहुत जगह, कई जगहों पर रिकॉर्ड किए गए हैं। बट हमें आफ्टर 1 ईयर ये देखना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस को देखने के लिए हमें पूरे 1 ईयर की टोटल परचेज़ मालूम होना चाहिए, पूरे 1 ईयर की टोटल सेल्स मालूम होना चाहिए। तो टोटल परचेज और टोटल सेल्स को एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए हम लेजर ओपन करते हैं। यानी कि परचेज का जब लेजर बनाएंगे तो परचेज के जितने भी आपकी जर्नल एंट्रीज थे जो रिकॉर्ड किए थे जर्नल में, आपने एंट्री रिकॉर्ड की थी, उस परचेज लेजर में सारी परचेज की एंट्री पोस्ट हो जाएंगी। सेल्स लेजर में सेल्स की सारी एंट्री पोस्ट हो जाएंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, लेजर कहेंगे। यानी लेजर क्या होता है, जो डिफरेंट आपकी जर्नल एंट्रीज हैं उनको एक पर्टिकुलर एक अकाउंट में एक लेजर में कलेक्ट करना ही आपका लेजर यानी खाता वही कहलाएगा। इसे खाता वही या वर्गीकरण भी कहा जाता है। लेजर के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या, आपने जर्नल बनाए थे, लेजर बनाए थे, तो इनमें मे भी पॉसिबल कोई अर्थमेटिकली यानी कि अंक गणितीय कोई त्रुटि आपसे हो गई हो। तो अंक गणितीय त्रुटियों को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस को हम सारांश भी कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आपके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अगर इक्वल आ रहा है, इट मीन्स आपकी जर्नल और लेजर जो बनाए हैं उनमें अर्थमेटिकली एरर नहीं हुई है। लेकिन ये आपका जो ट्रायल बैलेंस है ये पूर्णता शुद्धता का प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है। इसमें कुछ अर्थमेटिकली एरर ही डिडक्ट हो पाती हैं, सारी डिडक्ट नहीं हो पाती हैं। ठीक है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट जिसे हम अंतिम खाते कहते हैं, इसमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, व्यापारिक खाता, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एक बैलेंस शीट आर्थिक चिट्ठा बनता है। इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज़ बैलेंस शीट। अगर हम यहाँ पर सीधा सा कुछ अगर हम डिफरेंस करें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, तो ट्रायल बैलेंस से पहले पहले का जो वर्क होता है उसे हम बुक कीपिंग कहते हैं, और ट्रायल बैलेंस से जो वर्क स्टार्ट होता है उसे हम अकाउंटिंग कहेंगे। इट मीन्स आप अगर यहाँ पर बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में सीक्वेंस बनाएं तो बुक कीपिंग का जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, और अकाउंटिंग का जहाँ एंड होता है वहाँ पर ऑडिटिंग स्टार्ट होती है। इसके बाद आप कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान रखने की होती हैं। कभी कभी हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, दिन भर में हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। सपोज कर लीजिए 2000, 5000, 10,000 ट्रांजैक्शन अगर दिन भर में हो रहे हैं तो 10,000, 5,000 जर्नल एंट्रीज़ बनाना यानी कि जर्नल बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कुछ कंपनीज जर्नल ना बनाकर अपने यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स रख लेती हैं। अब सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन को जो है डायरेक्ट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करती हैं, और वो सब्सिडरी बुक्स पहला आपका कैश बुक होती है, दूसरी आपकी परचेज बुक होती है, तीसरी आपकी सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर। तो ये हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं। तो सब्सिडरी बुक्स में डायरेक्ट कैसे होती हैं? हम जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जिनसे हमें कैश रिसीव हुआ है, जिनसे कैश का पेमेंट हुआ है, उनको कैश बुक में रिकॉर्ड डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं। कैश रिसीव हुआ तो डेबिट साइड में कैश बुक के, और कैश का पेमेंट हुआ तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में उसको लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करा, इससे बिजनेस में कैपिटल एज ए कैश के रूप में आई है, तो कैश को डेबिट साइड में लिख देंगे, कैश अकाउंट के डेबिट में कैपिटल के नाम से। आपने कोई गुड्स कैश में परचेज़ किया है तो क्रेडिट में लिख देंगे, प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो क्रेडिट में लिख देंगे, और कोई एक्सपेंसेस किए हैं तो क्रेडिट में लिख देंगे। इसके अलावा आपने सेल्स कैश में की है तो कैश बुक के डेबिट साइड में लिख देंगे, और आपको जितने भी इनकम्स मिली है कैश में तो वो कैश बुक के डेबिट साइड में लिख देते हैं। इसके बाद आता है परचेज़ बुक में। तो परचेज़ बुक में केबल और केबल क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश परचेज के ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कुछ नहीं, सिंपल सी आप ये समझ लीजिएगा, ये मेरे पास एक बुक है, इस बुक पे मैं यहाँ पर लिख दूँ, सपोज कर लीजिएगा परचेज, यहाँ पर लिख देता हूँ परचेज़ बुक। अब परचेज़ बुक में जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो सिंपल सी बात है, परचेज़ बुक में अब इसको हम जितने भी क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज में जिन लोगों से हमने परचेज़ किया है तो उनके यहाँ पर लिख देते हैं राजेश से, तो टू राजेश, टू रवि, टू मोहन, टू शंकर, उन सब का टोटल कर देते हैं। तो जो टोटल आता है वो हमारी टोटल परचेज हो जाया करती है। सेम इसी तरीके से आपकी सेल्स बुक होती है। सेल्स बुक में भी केबल और केबल क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, कैश सेल्स के सारे ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि सेल्स बुक में। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न बुक में, यानी कि जो आपने क्रेडिट परचेज किया था, अगर उसमें से कुछ गुड्स आपने रिटर्न कर दिया है क्रेडिटर्स को तो उनको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक का मतलब है जो आपने क्रेडिट सेल्स की थी, अगर उसमें से कुछ गुड्स आपको डेटर्स ने रिटर्न कर दिया है, आपके पास वापस आ गया, तो उसके रिकॉर्ड जो करे जाएंगे वो सेल्स रिटर्न बुक में करे जाएंगे। बीआर क्या होता है? बिल रिसीवेबल। जितनी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं उसमें कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो हमें रिटन में एक्सेप्टेंस दे देते हैं, तो जितनी रिटन में एक्सेप्टेंस हमें मिली है वो बिल रिसीवेबल कहलाती है, और जितनी रिटन में एक्सेप्टेंस हमने क्रेडिटर्स को दी है वो बिल्स पेबल कहलाती है। तो जितनी रिटन में एक्सेप्टेंस हमें डेटर्स से मिली है उसको रिकॉर्ड करेंगे बिल रिसीवेबल बुक में, और जितनी रिटन में हमने एक्सेप्टेंस क्रेडिटर्स को दी है वो बिल्स पेबल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब बात आती है जर्नल प्रॉपर। तो जर्नल प्रॉपर में कौन कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? हमारी जो ये कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बिल पेबल, ये बुक्स, इन बुक्स में जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन चले गए हैं, इनको छोड़कर बाकी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो मोस्टली वो कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो इनमें रिकॉर्ड होने से रह गए हैं? मोस्टली तो वैसे वो 4 टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग बैलेंस के ट्रांजैक्शन, दूसरे क्लोजिंग बैलेंस के ट्रांजैक्शन, तीसरे एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन, और चौथे रेक्टिफिकेशन की जो एंट्रीज़ होती हैं। इन एंट्रीज़ को जो है हम जर्नल प्रॉपर में लिख लेते हैं। इससे क्या होता है आपके कि बहुत सारे आपके जो ट्रांजैक्शन हैं वो सारे इन बुक्स में चले जाते हैं, तो हमें जर्नल में बहुत कम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसे जर्नल प्रॉपर कहा जाता है। अब क्या होता है कि हमने ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट सब्सिडरी बुक्स में लिख लिया, अब हमें जर्नल नहीं बनाने पड़े, और सब्सिडरी बुक्स से फिर हम लेजर, सेम वैसे ही लेजर में पोस्टिंग कर देंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स और ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके आता है उसके बाद हम करेंगे कुछ चीज़ें और हमें नॉलेज लेनी है, जैसे प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है। यहाँ पर जो हम लेखे कर रहे हैं, बुक कीपिंग क्या है? प्रारंभिक जो बुक्स हैं जैसे जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ये सब क्या है? बुक कीपिंग है। लेखों का सारांश
और लाभानी चिट्ठा आदि का लेखांकन क्या कहेंगे हम, यानी कि सारांश, ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट को बनाना, ये हमारा लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग कहलाएगी। इसके बाद आता पुस्तपालन, जहाँ समाप्त होता है वहाँ लेखांकन प्रारंभ होता है, लेखांकन जहाँ समाप्त होता है अंकेक्षण प्रारंभ होता है। पुस्तपालन एवं लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों होता है, कला एवं विज्ञान दोनों आता। मोस्टली ये क्वेश्चन आ जाता है पुस्तपालन क्या है, कला है, विज्ञान है या दोनों है, तो ये दोनों है। दोनों किस लिए होते हैं, सिंपल सी बात है। कला का मतलब होता है किसी कार्य को सबसे अच्छे ढंग से करना और सीक्वेंस में करना, और विज्ञान का मतलब होता है कि जहाँ पर हमारे रूल्स रेगुलेशन फार्मूलाज अप्लाई होते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। तो हम देखते हैं अकाउंटिंग में अगर बात करें या पुस्तपालन की बात करें तो इसमें सीक्वेंस में भी स्टडी करी जाती, पहले ट्रांजैक्शन, जर्नल, फिर लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो यही जो है आपकी सीक्वेंस में स्टडी करना, और सबसे अच्छा तरीका भी यही है, सबसे अच्छा ढंग भी यही है। इसलिए इसे हम कला कहेंगे। और इसमें जर्नल में रूल्स होते हैं, डेबिट पर्सनल अकाउंट के रूल्स, रियल अकाउंट्स के रूल्स, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, तो इसमें रूल्स भी अप्लाई होते हैं, इसलिए इसे हम अकाउंट विज्ञान भी कहेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और मैंने लिखी हैं, इनको भी हम ज़रा देखेंगे। पुस्तपालन की प्रणालियाँ, तो पुस्तपालन की जो प्रणाली होती है, एक तो होती है आपकी रोकड़ प्रणाली, यानी कि कैश सिस्टम। तो कैश सिस्टम अब हम देखेंगे, और फर्स्ट नंबर पे आपकी रोकड़ प्रणाली। तो रोकड़ प्रणाली, इसका प्रयोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, जैसे क्लब, अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि। इसके बाद आता है इकहरा लेखा प्रणाली। वर्तमान में इस पद्धति का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है, कभी कभी सरकारी संस्थानों में पाया जाता है। इसके बाद आता है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली वित्तीय लेखों में जितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति है ये। इसके बाद आता है भारतीय बही खाता प्रणाली। इस प्रणाली में लेखे देसी भाषाओं में लिखे जाते हैं, जैसे मुड़िया व हिंदी। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।